भाई कुछ पूछना है तो मैं बताऊँ। अंकल जनरल बताइए जनरल चीज़ें जैसे भी जैसे कस्टम क्लियरेंस क्या ही है तो हम लोग जैसे धीरे धीरे सीख रहे हैं ये सब भी है बेसिकली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक आपके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपका मेन तो आपकी जो जर्नी है कैसे आप लोग कैसे किए सो दैट इन बच्चों को ये देखिए पता हम चले लोग का कि टाइम जो था अभी मैनुअल था, मैनुअल शिपिंग इन उसमें ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इस तरह के बनते थे। तो उस टाइम में तो इजी था, एक कस्टम में कुछ भी मिस्टेक हो गया अमेंडमेंट इजी था, करेक्शन करने के लिए इजी था, अपने हाथ में शिपिंग मिल था। लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया है, इसमें एक टाइम आपका शिपिंग मिल नंबर जनरेट हो गया फिर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज करने का। तो अब जो है कभी भी आपके पास इनवाइस आता है तो कीप इन माइंड कि पहले पढ़ के ले लो, अपना माइंड में फुल सेटअप करो कि कितने कॉलम है, शिपर है, कंसाइनी है, बायर है, अदर देन बायर है, पोर्ट है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है, डेस्टिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, शिपिंग मार्क्स है, वैल्यू है। एक टाइम बराबर स्टडी करो और शिपिंग मिल जब भी आप फिलअप करते हो तो एक टाइम नहीं 3 टाइम उसको स्टडी करो लोड करने के पहले, क्योंकि एक टाइम लोड कर दिया फिर आपका हाथ से निकल गया। ये बहुत अभी प्रिकॉशन लेना जरूरी है, खास वीडीआई शिपिंग में। और इसमें क्या होता है अभी आजकल जो सब कंप्यूटर मास्टर है उनको इमीडिएटली कॉपी मार देते हैं, ये सेम शिपर है, सेम पोर्ट है, सेम डिस्क्रिप्शन है, चलो उसको कॉपी मार दो। तो वो बहुत गलत है। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको फ्रेश पूरी तरह से फ्रेश बनाओ, भले सेम शिपर है, सेम कमोडिटी है, सेम वैल्यू नहीं होगा, सेम डेस्टिनेशन नहीं होगा, सेम वेट नहीं होगा, एक्सचेंज रेट ही अलग हो जाता है। हाँ तो कभी गलती से कोई भी चीज़ उधर वैल्यू टाइप हो गया या वेट टाइप हो गया करेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो सिविल फाइलिंग के लिए तो ये बहुत जरूरी है। कमोडिटी वाइज थोड़ा बताइए अंकल जैसे मशीनरी फूड स्टॉक कमोडिटी वाइज जो भी हैंडल कर रहे हैं, पहले बात तो टैरिफ है, आपको उसमें जो 99 टैरिफ है उसको आप डिवाइड कर डालो 1 to 7, फिर 8 to 15, 16 इस तरह से। पहले तो ये लाइव एनिमल और ये सब आता है, फिर उसके बाद में एनिमल प्रोडक्ट आता है, फिर उसके बाद सीड्स स्पाइसेज ये सारे कुछ आते हैं, केमिकल आता है। तो जितने पहली बात आपका चैप्टर में जैसी कमोडिटी आपको आया कि किसका डॉक्यूमेंट है केमिकल का, तो आपको माइंड उधर जाना चाहिए कि भाई ये 28 का आइटम है, 29 का है, 34 का है, ड्रग्स है 34, 31, इस तरह से आपको इमीडिएटली उधर जाना चाहिए माइंड। फिर आपको उतना ही टैरिफ देखना पड़ेगा, ना कि पूरा बुक देखने का। और बहुत ईजी है, एक टाइम आप डिवाइड करके पढ़ लो तो भाई किसका स्पाइसेस का कौन सा है, टेक्सटाइल का कौन सा है, केमिकल का कौन सा है, ड्रग्स का कौन सा है, स्टील एंड आयरन का कौन सा है, मशीनरी का कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक का कौन सा है। आप उसको डिवाइड करके पढ़ लोगे तो इमीडिएटली आपको ध्यान में आ जाएगा। मशीनरी है भाई 84 है, चलो 84 में क्या है, कौन सा मशीनरी है, जनरल मशीनरी है, टेक्सटाइल मशीनरी है, तो उस तरह से आपको ईजी हो जाएगा। तो हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि बायर का लेटर ले लेते हैं, बायर का लेटर ले लेते हैं कि भाई हेल्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट के लिए ही है हेल्थ सर्टिफिकेट जो है? नहीं, कोई भी फूड आइटम फूड है, आइटम में सबके लिए होता है। फूड आइटम में हेल्थ सर्टिफिकेट सब में लगता है। तो हर एक कंजाइनमेंट के लिए मिल्क प्रोडक्ट में तो कंपलसरी है, हाँ, हर एक कंजाइनमेंट के लिए लगेगा। हर एक ईच एंड एवरी कंसर्न। और एक जैसे एक अगरबत्ती का भी हमारे जैसे है अगरबत्ती, तो अगरबत्ती में क्या है, अगरबत्ती में कोई इंस्पेक्शन नहीं है। कोई इंस्पेक्शन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कोई आप एक हमें कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आपको मैन्युफैक्चरर का लेटर देना चाहिए, तो सैंडलवुड का नहीं है। सैंडल और वो स्टिक जो है हाँ, नॉट मैन्युफैक्चर फ्रॉम सैंडल, वो सर्टिफिकेट देना चाहिए। और उसमें कुछ अच्छा जो लकड़ी उसमें लगा हुआ है उसका लकड़ी जो है हाँ वही अच्छा वो चाहिए, और उसमें कुछ सेंट वगैरह लगेगा हुआ है तो उसको कुछ सर्टिफिकेट परफ्यूम का परफ्यूम का
सिर्फ लकड़ी की जरूरत है। और अगरबत्ती वाले लिख के देते हैं मैन्युफैक्चरर। और कस्टम के बारे में और जैसे RCMC सर्टिफिकेट, फिर ECGC, आरसीएमसी तो क्या है? EPCH, सब सर्टिफिकेट। EPCG तो आपके पास मैन्युफैक्चरर ही देता है, एक्सपोर्टर देता है। आपको खुद अप्लाई करना है तो ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप खुद भी कर सकते हो। नहीं मतलब अगरबत्ती के लिए एक CH पता है कि ये RCMC, ECGC, EPCH इतना चलेगा। RCMC तो जो है जितने भी एक्सपोर्टर है जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें रजिस्टर्ड रहते हैं। जैसे अच्छा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये अगरबत्ती के लिए है, इनका ये परफ्यूमरी कंपाउंड वगैरह का आता है, उसमें केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स पे जाएगा, उनका सर्टिफिकेट रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जितने एक्सपोर्टर हैं कोई ना कोई चैम्बर में रजिस्टर्ड रहते हैं। अंकल टेक्सटाइल और गारमेंट के बारे में थोड़ा सेपरेट करके बताइए कि क्या क्या चीज़ों पे डॉक्यूमेंट बनाने में या खरीदने में, माल खरीदने में, टेक्सटाइल का एक टेक्सटाइल अलग चैप्टर और रेडीमेड गारमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना देखो चाहिए? टेक्सटाइल फैब्रिक्स है जी, फैब्रिक्स है तो फैब्रिक्स में जो है, और पहली बात तो कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो ग्रे परचेज करता है। ग्रे परचेज करके वो फिर प्रोसेस इंडस्ट्री को देता है, प्रोसेस करवाता है। तो आपको एक तो ग्रे का बिल आता है और प्रोसेस का बिल आता है। दोनों आपको मैच करना पड़ता है। ग्रे का जो है ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाता है, आपका IGST जो होता है, जब भी ग्रे टू प्रोसेस होता है तो वो ग्रे का बिल जो है ना IGST में ऑटोमेटिकली चले जाता है। और फिर प्रोसेस का बिल, कस्टम के लिए जो है आपको प्राइसिंग देना पड़ता है। जब भी उसे कस्टम ने ऑब्जेक्शन किया आपका वैल्यू हाई है या लो है तो आप उसको दोनों बिल सबमिट करिए, ग्रे का, प्रोसेस का, प्लस लेबर चार्ज है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज है, शिपिंग चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, सब एडजस्ट करके उसको दे देंगे रसीद बना के। तो ये जो हमेशा जो देखते हैं वैल्यूएशन का जो रहता है कितना 150 कितना रहता है अंकल? 150। 150। हाँ, तो अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, हमारा माल ज़्यादा में बिक रहा है, तो नेचुरली हमारा जो है ज़्यादा का है, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? आप लेटर दे दो, आप बेनिफिट जो है वो अप टू 150% तक ही क्लेम करोगे। ओके, तो उनके पास ऐसा राइट है, तो उसमें अपने को ये नहीं। हाँ, आप खुद सामने से देखो। और उसके जब लेते हैं तो और क्या क्या, जैसे परसेंटेज ये वो, मतलब हमको सप्लायर से क्या क्या डिटेल रखना चाहिए जो अपने को अगर पूछे तो हमको उसके पास बैक ना जाना पड़े, पहले ही ले ले। रेडीमेड का तो एक अलग है। टेक्सटाइल में रेडीमेड तो जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है, वो तो आपको जब सप्लाई करेगा टैक्स इनवाइस उसका GST वगैरह लग के ही आएगा, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है अदर बिल पुटअप करने का। वैल्यू ज़्यादा है कम है, परचेज उसका बिल है, बिल के सामने आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। और आपका वैल्यू जो है अप टू 150% आप ऐड कर सकते हो। उससे ज़्यादा है तो आप लेटर दे दो तो भाई हम जो गवर्नमेंट का बेनिफिट है हम इतने तक लेंगे, 150% तक। तो बेसिकली यहीं पे डिसाइड कर लो, साथ में ही दे दे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। आप लोग साथ में कर दो, या तो ये कभी भी तैयारी रखो जो भी हैंडल करता है कि भाई 150% से ज़्यादा वैल्यू नहीं है हमारा। और क्या क्या चैलेंज आता है? 150% से ज़्यादा होता है तो उधर कस्टम में बहुत दम काटी देते हैं ना। ऐसा होता है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक करना चाहिए? आगे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आएगा, हाँ, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट क्या कंट्रैक्ट क्या चेक करना चाहिए? कभी मैं हम लोग एक और फेस करते हैं कि बिल रहता है वो 4 डिजिट का ही रहता है, 8 डिजिट का नहीं रहता है। HSN को तो टैक्स इनवॉइस ना, टैक्स इनवॉइस 4 डिजिट, टैक्स इनवॉइस का 4 डिजिट और अपना 4 डिजिट इतना ही मैच होने का है। 8 डिजिट से ऐसा कोई जरूर नहीं है। IGST GST के लिए 4 डिजिट ही इम्पोर्टेंट है।
जैसे 5208 है, 5208 आपका इनवाइस और उसका जीएसटी पे 5208 है, तो दोनों मैच हो गया। और आगे आपका क्या, हम लोग कितनी बार फेस करते हैं कि हमारा 4 डिजिट और मटेरियल कस्टम के टैरिफ पे जीएसटी पे जाते हैं, तो कितनी बार दुकान वाला अलग रहता है, इधर अलग रहता है। नहीं, दोनों मैच होना चाहिए। ये तो अलग अलग अगर वो अलग होता तो फिर हमें अब फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, refund- रिफंड में प्रॉब्लम, रिफंड मिलेगा ही नहीं। तो अगर हम चेंज भी करते हैं यहाँ से तो हमें सप्लायर्स भी चेंज करवा लेना है। यस, दोनों मैच होना चाहिए। उनका अवेयरनेस कस्टम का और उससे अलग हो जाता है, पता नहीं चलता हम लोग कैसे। नहीं, वो अपने को ध्यान रखने का भाई कि जब भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हो तो पार्टी के पास से टैक्स इनवाइस मंगाने का, टैक्स इनवाइस में उसका कोड नंबर क्या है, अपना कोड नंबर देखने का, मैच हो रहा है कि नहीं, तो पार्टी को गाइड करो कि भाई कि ये गलत है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो शॉर्टकट करता है, वो 520 डाल दो, 5% है, क्या फर्क पड़ता है। 5211, 5210, 5208, 5204, उसको 5% का जीएसटी है, कोई भी नंबर डाल दिया दे दो। लेकिन आपका ऐसा नहीं कर सकते, आपका तो दोनों अलग अलग है इधर। और ऐसा सीपीयू फाइल कर दिया तो फिर जीएसटी का प्रॉब्लम है, वो मैच होना ही चाहिए। कल हमारे यहाँ से टीम में से कुछ लोग जो है वो सीवी का तैयारी करने के लिए रेडी हो रहे हैं। हाँ, तो उनको क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, ऑपरेशनली क्या क्या चीज़ जाके देखनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा आप वहाँ कुछ से निकले हैं, आप लोगों ने भी अपने टाइम पे किए ही होंगे, कुछ चीज़ें ज़्यादा बदला नहीं है, पढ़ाई तो वही सारी चीज़ें, तो उन लोगों को क्या क्या कोर्सेज में क्या क्या करना चाहिए। सीबीसी के कर रहे हैं तो उसमें तो सब इतने सारे एक्ट हैं, सारे एक्ट उनको पढ़ना पड़ेगा। अंतर करना जाए CBLR मुझे हाँ, सीबीएलआर का तो जितने भी एक्ट हैं रिलेटेड, कस्टम रिलेटेड, बहुत ज़्यादा रफली सब में अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी तो कहाँ क्या एग्जाम में आएगा मालूम नहीं है। पहला हम लोग को तो बहुत लिबरल था, वो बिना चुना था, वो ड्राबैक का पूछेगा, सेक्शन 74 पूछेगा, 75 पूछेगा, बेनिफिशियरी का फाइलिंग का पूछेगा, इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। और अभी तो क्या पूछेगा, क्या क्वेश्चन आएगा मालूम नहीं। इस अमेंडमेंट को कैसे ट्रैक रखते हैं, इतने सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं। अमेंडमेंट नोटिफिकेशन तो मिल जाते हैं ना आपका, आजकल तो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, डीजीएफटी का साइट में मिल जाता है, जवाहर कस्टम का है तो उसका सबका साइट, वेबसाइट पे सबका डेली चेक करते रहने का, कुछ भी नोटिफिकेशन आया मालूम पड़ जाएगा। एक टाइम प्रैक्टिस डाल दोगे ना तो इमीडिएटली जाने के टाइम एक टाइम क्लिक कर लिया, आज कुछ नोटिफिकेशन आया, और एक टाइम नोटिफिकेशन का हैबिट हो जाएगा ना तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा ये चीज़ का अमेंडमेंट आया, देखा एक टाइम। एक तो एक्ट हो गया, और क्या पढ़ना चाहिए। सीबीएलआर में तो बहुत है, बोल रहा हूँ ना, टैरिफ पढ़ना है, एक्ट पढ़ना है, एक्साइज का पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, और ये जितने भी एक सब केमिकल का, अपेडा, ये सब सबका बुक, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी क्या होता है, कैसा होता है, वो सबका नॉलेज रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें तो ओरल में पूछते हैं कि आपने ये सर्टिफिकेट देखा है, पिंक, येलो, सबके कलर अलग अलग थे। कल आप इतना साल अफ्रीका के लिए काम किए हैं, आपके नज़र से थोड़ा बताइए हमें कि सेक्टर वाइज थोड़ा आप जब स्टार्ट किए थे अफ्रीका के इतने सेक्टर्स में आपने काम किया, तो हम लोग भी ज़्यादातर 90% काम करते हैं। आप अपने नॉलेज से बताइए अफ्रीका का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अफ्रीका में जो है, गलतियाँ हुई है उन लोग जो करते हैं। अफ्रीका में जो है बहुत ही रिलायबल कस्टमर होते हैं, बहुत ही रिलायबल कस्टमर, क्योंकि वहाँ के करेंसी का कोई मतलब नहीं। बाकी आज का दिन में सबसे ज़्यादा जो भी ट्रेड है अफ्रीका में ही ज़्यादा है। बाकी दूसरे कंट्री में ट्रेड जो है वो तो सब ट्रेड ऑन एग्रीमेंट है, यूरोप है, यूएस है,
वहाँ पे क्वालिटी कंसर्न नहीं है, सब एज पर क्वालिटी आपको सप्लाई करना है। और वहाँ का कंप्लेन आ गया तो वहाँ तो थ्रो आउट करना पड़ता है, वहाँ से आपको वहाँ फेंकने भी नहीं देंगे, अब अपने कास्ट को वापस लेके आओ इंडिया में। अफ्रीका अच्छा है, सिर्फ पेमेंट का रिस्क। मुझे बताया उसका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। शिपमेंट गया था यूएस और उनका जो पैकिंग किया हुआ था, पैलेट पैकिंग जो था उसमें कॉम्प्लायंसेस के हिसाब से नहीं था। तो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थे उन्होंने क्या किया, मटेरियल को ऑफलोड किया वहीं पे पोर्ट में ही, और उसी कंटेनर में जो उनके पैकेज जो ये थे कॉम्प्लायंसेस लिए थे उनको उसी कंटेनर में एक्सपोर्ट करके बैक वुडन पैलेट होगा और सिंपल था, वुडन पैलेट का वो फ्यूमिगेशन होना था, आइथो होना था। कुछ भी उनका कॉम्प्लायंसेस नहीं हुआ तो उसी कंटेनर में उसी से वहीं पे मटेरियल निकाले और वो नहीं, और उसी कंटेनर में सील विल करके बैक टू टाउन कर अभी दूसरे जगह पे है यही चीज़ जो है, अफ्रीका है, गल्फ है, अदर देन यूरोप, यहाँ से मैनेज हो जाता है, यहाँ से मैनेज हो जाता है। ब्राजील में भी ऐसा सिस्टम है, अगर वो कंप्लायंसेस में नहीं है ना, नहीं है तो अब बैक करेगा। ये चीज़ जो है यूरोपियन कंट्री में नहीं चलेगी। थोड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, कल अकाउंट डिपार्टमेंट कैसे बनता है? तो लिस्ट बनाना पड़ेगा कि इसका कमोडिटी का ये और सब में रजिस्ट्रेशन सब में रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो जितना भी कमोडिटी है सबके बोर्ड है, सबके बोर्ड है। अभी तो कंपल्सरी आप उसके पास भी जाओगे ना, और फीओ वाला तो रॉब से बोलता है हमारा मेंबर बन जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरा बोलता है तुम फीओ का मेंबर हो ना। तो हम लोग इधर काउंसिल बोर्ड ऑफिस खोल के बैठे हैं, उसका क्या? तो अब वो नहीं चलता, पहले चलता था कुछ टाइम तक फीओ वाले का, लेकिन अब नहीं चलता। अभी कस्टम भी नहीं एक्सेप्ट करता। आरसीएमसी लेके आओ जो भी कमोडिटी है। और कल आपका अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग कैसे आपने किया, तो आप थोड़े से रिटायरमेंट टाइप तो लग कर रहे हैं, बट अभी शायद ये जो थ्योरिकल नॉलेज है वो हमें बाद में मिला है, प्रैक्टिकल नॉलेज हमको पहले मिला है। सबसे पहले तो बीएल के लिए जाते थे हम लोग शिपिंग कंपनी में। बीएल क्या होता है, उस टाइम में तो शिपिंग कंपनी में सब टेबल वाइज लगे रहते थे, अभी जैसा नहीं है, वो सब ओपन रहता था। ऐसा कौन स्टैंपिंग कर रहा है, कौन साइन कर रहा है, किसके पास चेकिंग कर रहा है, किसके पास मेजरमेंट चेकिंग कर रहा है, ये सारे कुछ वहाँ से चालू होता है बीएल से। बीएल का आपको मालूम हो गया तो बीएल का उसका इम्पोर्टेंस भी मालूम पड़ेगा, तो ये बीएल लेते क्यों है। फिर ये बीएल लेने के बाद में हम लोग जब डॉक में गए ना, तभी उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ा कि बीएल कैसा इशू होता है। बीएल के लिए जाते थे तो बोलते थे मेटर शीट लगाया क्या, तुम्हारा मेटर शीट किधर है। बहुत टाइम ऐसा होता था, अर्जेंट होता था, तो सुपरवाइजर जो डॉक में से उसके पास से लिखा के लेते थे शिप डाउन बोर्ड, उस बेसिस में अर्जेंट बीएल निकालते थे। अभी जैसा नहीं है। तो शिपिंग जब भी हम जाते हैं डॉक के अंदर जाते हैं, अभी तो डॉक के अंदर बहुत सारा चेंजेज हो गया, अभी कुछ है नहीं। पहले काटिंग सबसे स्टार्ट होता था, काटिंग बहुत ही लेबरिंग वर्क था। काटिंग वो सेट बिल्कुल खाली रहता था, बिल्कुल कुछ भी जगह नहीं, एक भी कोई आदमी दिखेगा नहीं। लेकिन तो मेजरमेंट हुए, मेजरमेंट क्या होता था, उसी से फ्रेट वगैरह को वर्किंग होती है। अभी इतना तो आप भी मेजरमेंट अपना गठरी के साइज दे दोगे, एक टाइम एक्सेप्ट हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बगैर फ्रेट का नहीं होता था, और उसमें भी बदमाशी होती थी, अभी भी होती है। अभी भी जो मेजरमेंट वाले हैं ना इधर, वहाँ पर कम ज़्यादा कर देते हैं।
यहाँ भी कम ज़्यादा कर देते हैं, फिर पार्टी चिल्लाती है, अरे हमारा 10 CPM था, तुमने 12 CPM का सब फेंक लिया। तो इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। आपके पास जा रहा है कार्गो स्टॉक में, हमारे यहाँ सूरज भाई के फादर जो सर मोहन भाई, इतनी बड़ी उनके पास डायरी थी। वो शिपिंग में क्या कमोडिटी है, कितना बेल्स है, उनके पास इमीडिएटली वो मेजरमेंट तैयार रहे। इस तरह का कैलकुलेशन रहता है। हम लोग के साथ ये अभी रिसेंट में ही हुआ है। हाँ? हम लोग के साथ ये मेजरमेंट वाला अभी हाल फिलहाल में हुआ है। पार्टी बोल रहा है नहीं साइज कम है, हम लोग बोल रहे हैं नहीं साइज ज्यादा है। लास्ट में उसको फोटो लेकर के भेजना पड़ा है, बाद में बोलते नहीं मेरा बॉक्स है ही नहीं। वो क्या होता है, ये जो मेजरमेंट लेते हैं ना, यू टाइप का लकड़ी होता है ना, उस शेप में मेजरमेंट लेते हैं। और अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है, जो पार्टियाँ हैं, वो मेजरमेंट कैसे करती हैं, ये यहाँ से नहीं, मेजरमेंट कार्नर से नहीं, इधर से पता लग के ऐसा, तो ये कार्नर कहाँ जाएगा, तो वो टाइम। और बेल होता है ना, बेल कार्गो, उसका जब ये टाइट करते हैं ना, तो साइड में निकला रहता है, तो पट्टी का मेजरमेंट देता है। गठली का जो निकला हुआ रहता है वो पोर्शन का नहीं देता है, इसके लिए डिफरेंस आता है। उसका मेजरमेंट उसका बॉक्स के अंदर का जो माल था उसका दिया था, आउटर पैकिंग का नहीं दिया, बराबर है। एक तो ये मेजरमेंट का झगड़ा अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत कम हो गया है। पहले तो मेजरमेंट का ही बहुत लफड़ा रहता था, अभी सब FCL कंटेनर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। LCL कार्गो इतना रह नहीं गया, 10 to 20% ही है। हम लोग का टाइम में तो सब LCL ही था, ऐसे जहाज में माल डालते थे, ये कंटेनर था ही नहीं। जहाज का बल कब आया, ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है। कंटेनर ये एग्जैक्टली डेट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आई थिंक ये 1970 के आसपास आया। और सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने APL, सबसे पहले APL। तो उससे पहले सब ऐसे LCL में सब नहीं, ब्रेक बल्ब में चलाता था। ब्रेक बल्ब में चला मैं समझ गया। अपने अपने हैच खोले, सब अपने अपने डालो, वही होता था। नहीं, वो अलग होता था। वो जो अपने डालते थे ना, वो हे बंदर हाजी बंदर में वो छोटे छोटे ये रहते, क्राफ्ट रहते थे। अपने जो उठा के भरते थे ना, वो कंट्री क्राफ्ट रहते, वो तो 200-250 टन के थे। और पहले जहाज भी जो आती थी 1000 टन की, 1200 टन की आती थी। ये तो अब इतनी 10-10 हज़ार टन की जहाजें आती हैं। और पहले तो हैच वाइज रहते थे, बड़े, अपना ऑफिस है ना, इतने बड़े बड़े हैच थे, ऐसे 4 हैच, नीचे से ऊपर तक। वो क्रेन से सब माल उसमें, और लेबर जाके उसमें 10-15, जैसे ट्रक के अंदर कैसा स्टैकिंग करते हैं, उस तरह से जहाज में स्टैकिंग करते हैं। Thank you for watching. Don't forget to visit www.contico.in.